रूल सबको मालूम है कि अगर सिर्फ दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल दिस वन a1x plus b1y equal to c1 और a2x plus b2y equal to c2, दो वेरिएबल्स में अगर से है इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन, these are said to be the variables x and y, these are said to be the constant. जो कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन में x और y नहीं है, इट इज सेड टू बी द कांस्टेंट इन दैट वन। और यहाँ पे a1 कांस्टेंट है मगर x अलग से मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो a1x ये हो गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इट इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x and y, इट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x and y is there. Okay, so for क्रैमर्स रूल वी नो वेरी वेल, कैसे करेंगे इसको सबको मालूम है। सबसे पहले क्रैमर्स रूल में निकालेंगे अपन d, है ना, इसका डिटरमिनेंट d। तो d कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल, सबको मालूम है। d के लिए क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स x और y के वेरिएबल्स, इट इज नथिंग बट a1 b1, यहाँ पे वेरिएबल्स के x a2 और b2। इसको तो सॉल्व सबको करने आएगा, a1 b2 minus a2 b1, इट इज द फर्स्ट वन, ये मालूम है अपने को, 10 पे हो गया। फिर आफ्टर व्हाट dx, फिर निकालेंगे dx, dx मतलब क्या, वेरिएबल ऑफ x इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट c1 c2, x के लिए पे कांस्टेंट आ गया, ये एज इट इज b1 और b2 दिस वन। देन आफ्टरवर्ड dy इसका, dy के लिए क्या करते हैं, सब वही वाला है, इससे थोड़ा फास्ट बता रहा है, यहाँ पे सब मालूम है। dy निकालने के लिए y के वेरिएबल y के जगह पे कांस्टेंट आ जाएंगे, इसका मतलब a1 और a2 एज इट इज x के वेरिएबल के कोई कोएफिशिएंट्स और रिप्लेस दैट y बाय कांस्टेंट c1 एंड c2। ये निकालने के बाद इसका फार्मूला है फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x एंड y, फार्मूला इज नथिंग बट x इज इक्वल टू dx बाय d एंड द फार्मूला फॉर y इज नथिंग बट dy बाय d इज देयर। तो ये अगर से टू वेरिएबल्स है तो इसको क्रैमर्स रूल से अपन स्टैंडर्ड 10 में देखने वाला है। यहाँ पे डिटरमिनेंट में अपने को अगर से तीन वेरिएबल्स इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, वो देखना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि समझो टू साइमल्टेनियस इक्वेशन है, 2x + 3y = 4 और एक है x + y = 5, ऐसे कुछ, तो फिर 6 फॉर एग्जांपल दिस वन। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को अगर से सॉल्व करने का है, मतलब सॉल्व करना मतलब क्या, we are interested to find out the values of the variables, है ना। x y की वैल्यू निकालना मतलब you have to मतलब x y की वैल्यू जो निकालने के बाद इसमें रखेंगे और इक्वेशन अगर से सेटिस्फाइड है तो वो उसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये अगर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो सबको मालूम है क्या करेंगे, 2x + 3y = 4 और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका y समझ कितना -x = 4 - 8 = -14, x वैल्यू x कितना आ गया, प्लस का 14, x 14 आ गया, इसमें से इसको रखें तो बाकी वैल्यू -14 - 8 और ये दोनों वेरिएबल रख के इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये x और ये जो y है सॉल्यूशन 6 - 14 दैट इज इक्वल टू -8। x वेरिएबल और y, x वेरिएबल की वैल्यू और y वेरिएबल की वैल्यू इसमें रखने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे, ये इसका होगा सॉल्यूशन। तो अब क्या, अगर से इक्वेशन दो वेरिएबल्स में है तो उसको एक तो अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्विंग क्लियर से अच्छा पहले पतली फिर अंदर से मोटी, है ना। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल मींस फर्स्ट ऑर्डर dx dy and whatever may be this containing two variables है, तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं। एक तो इसको सॉल्व करके वेरिएबल्स निकालो, वेरिएबल्स की x और y की, अब अगर से क्वेश्चन है कि अगर से इक्वेशन कंटेनिंग थ्री वेरिएबल्स है, नाउ इन इक्वेशन कंटेनिंग थ्री वेरिएबल्स मतलब समझो कभी ऐसा आ गया a1 b1 y 1 = 0 प्लस
इक्वेशंस। कोई स्टूडेंट का ऑडियो म्यूट नहीं है, म्यूट करो उसको, आवाज आ रहा है आपको उसकी लेके चले जाओ सब। पहला काम हॉस्पिटल लेके चले जाओ C1 C2 और C3। क्या बता रहे हैं आप ये इक्वेशन दो ही वेरिएबल होंगे क्या? ठीक है, तो क्या करें नको मरिवान ऑडियो म्यूट करो इसका। ओके, so here now a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 और a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. So now this containing three variables, एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y, एक वेरिएबल z। यहाँ पे भी x, y, z और यहाँ पे भी क्या x, y, z। तो क्रैमर्स रूल का एडवांटेज क्या है? See now तो क्रैमर्स रूल का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है यहाँ पर कि यहाँ पे जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करें अपन ने x और y की वैल्यू निकालें। मतलब अगर से इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स है तो उसको एक तो अपन सॉल्व करके इक्वेशन निकाल सकते हैं या फिर क्रैमर्स रूल से। मगर अगर से इक्वेशन कंटेनिंग थ्री वेरिएबल्स है तो ये तीन वेरिएबल्स की इक्वेशन को सिर्फ मात्र हम ऐसे किससे सॉल्व करेंगे? क्रैमर्स रूल से। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इक्वेशन कंटेनिंग थ्री वेरिएबल्स है तो थ्री वेरिएबल्स वाले इक्वेशन को हम सिर्फ क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐसे नहीं कि कोई भी दो इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते आप। अगर से इक्वेशन कंटेनिंग थ्री वेरिएबल्स है तो इसको सॉल्व करके तीसरे में रखेंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो क्रैमर्स रूल का एडवांटेज ये है कि अगर से इक्वेशन कंटेनिंग थ्री वेरिएबल्स है तो उसको हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके x, y, z की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब we have to find out the values of the variable x, y and z. It is the advantage of that one. समझे क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि अगर से कोई इक्वेशन 1 मिनट चेंज द पेज, जैसे कि कोई इक्वेशन है 2x plus 3y plus is equal to 4, x minus y is equal to 2। अब ये इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स है तो इसको सॉल्व करने के कितने मेथड से? दो। एक तो इसको सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालो या फिर क्रैमर्स रूल से निकालो। मगर कोई इक्वेशन में अगर से तीन वेरिएबल है, जैसे कि 3y plus 4z is equal to 4, एक है x minus y plus 2z is equal to 2, एक है 2x plus y minus 2z is equal to 4। अब ये इक्वेशन कंटेनिंग थ्री वेरिएबल्स है। अब अगर से ये इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? कंटेनिंग थ्री वेरिएबल्स x, y, z। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अब ये मेथड अवेलेबल नहीं। अब ये इक्वेशन अगर से तीन वेरिएबल में है तो सिर्फ इसे हम किसे सॉल्व करेंगे? क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। ओनली दिस इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। सो इट इज द application of determinant in which first application is a क्रैमर्स रूल। तो क्या एप्लीकेशन है कि अगर कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन तीन वेरिएबल्स में है तो अगर सिर्फ उस तीन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ हम किससे निकालेंगे? क्रैमर्स रूल से निकालेंगे। उसी प्रकार से अगर से दो वेरिएबल्स में है तो दो वेरिएबल्स के लिए हम क्या करते थे? यहाँ पे एक तो उसकी वैल्यूज निकाल देते जैसे यहाँ पे निकाला, या फिर क्रैमर्स रूल से। मतलब इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स है तो उस समय दो मेथड्स अवेलेबल है, और अगर से इक्वेशन कंटेनिंग थ्री वेरिएबल्स है तो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। ये इसका एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट का सबसे बड़ा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर हाउ टू सॉल्व देम, ये इम्पोर्टेंट है। तो स्टेप्स वही है जो अपन ने 2 में करे थे, 3 के लिए भी स्टेप्स वही है। देखो कैसा, हाउ टू सॉल्व है, वेरी सिंपल वन। वही मेथड सबसे पहले निकालेंगे d is nothing but it containing the coefficients of variables के coefficient a1 b1 c1, then a2 b2 c2, then a3 b3 c3. So first it containing the coefficients of the variables. Then afterward you have to find out dx. So dx कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल। dx के लिए this one, dx के लिए अब x निकालना है तो रिप्लेस x by that constant। तो
तो x के लिए में पूरे कांस्टेंट d1 d2 d3 और y वाले सेम एज इट इज b1 b2 b3 एंड देन c1 c2 c3 ये हो गया dx. Now we are interested to find out dy. dy is equal to, now for finding dy we have to replace the variable y by constant and xz remain as it is. So what we have done here, a1 a2 a3, replace that y by constant. So here it is d1 d2 d3 and then c1 c2 c3 remain as it is. Similarly we can find the value of dz here. dz की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अभी सेम z की निकालने का है तो रिप्लेस दैट वेरिएबल z by constant, remaining will be as it is. So a1 a2 a3 b1 b2 b3 remain as it is and replace the variable z by constant d1 d2 and then d3. It is a method of finding this one. So what is the formula for Cramer's rule? X is equal to dx by d, y is equal to dy by d and z is equal to dz by d. It is a method. So very simple one. So most advantage is that if the equation containing three variables, then we cannot solve this simultaneous equation. So for obtaining the values of that variable, we have to use the Cramer's rule here. So what is the Cramer's rule here? First we have to find out d. D is nothing but it containing the coefficients of variables. Variable के coefficients जैसा x का coefficient a1, y का coefficient b1, z का coefficient c1. नीचे भी वही x का coefficient, y का coefficient और z का coefficient 10. Then next one, same तीसरे वेरिएबल के लिए भी a3, b3 और c3 x, y, z के coefficients. Then afterward, you have to find out dx. dx वेरिएबल dx कैसे निकालेंगे? Replacing the variable x by constant. पहले कांस्टेंट x से पे आएंगे, बाकी एज इट इज. y के लिए निकालने के लिए रिप्लेस द वेरिएबल y बाय कांस्टेंट x वाला और z वाला एज इट इज रहेगा. और तीसरा, फॉर ऑब्टेनिंग द वेरिएबल ऑफ z, व्हाट वी डू हियर, x एज इट इज, y एज इट इज और रिप्लेस दैट वेरिएबल z बाय कांस्टेंट d1 d2 एंड d3. एंड देन आफ्टरवर्ड x इज इक्वल टू dx by d, y is equal to dy by d, z is equal to dz by d. Now, the two terms are important. कि कभी इसको अपने डिटरमिनेंट d दे दिया, समझो d है वेरिएबल्स का, ये समझो अगर से 0 आ गया, अगर से d अगर से अपने फाइंड करे वेरिएबल्स निकाले और ये अगर से कभी 0 आ गया, तो पहला रिमार्क ये है, by obtaining the values of the variable x and x, y and z, and suppose your d is equal to 0, then in that case the solution does not exist. मतलब इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. d अगर से 0 आ गया तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे the solution does not exist. मतलब इस टाइम पे हम वेरिएबल्स x, y और z की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं. क्यों? तो देखो, जैसे कि एज वी नो, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर से वेरिएबल x की वैल्यू निकालने का है, 1 मिनट, जैसे कि हमको मालूम है वेरिएबल x की वैल्यू निकालने का है, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा फॉर्मूला, dx by d. अब ये dx आ गया मगर d इज नथिंग बट 0. इफ इट इज 0 तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा. तो नॉट डिफाइंड होने की वजह से उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. तो क्रैमर्स रूल सॉल्व करते वक्त पहला रिमार्क, अगर से कभी इन केस d इज इक्वल टू 0 आ गया तो dx, dy, dz निकालने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है. डायरेक्ट हम बोलेंगे कि यहाँ पे the solution does not exist. बराबर है? क्यों? तो मैंने इसका रीजन बताया. उसी तरीके से अगर से y को देखेंगे तो dy by d कितना आ गया? 0. एनी नंबर डिवाइड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, है ना. ये तो अपने टेबल में हो गया ना. देखो कोई भी नंबर का 0 by 2 दैट इज इक्वल टू 0, और वही अगर से 2 by 0 हो गया तो इट इज नॉट डिफाइंड, मतलब इनफिनिटी. ये सबको मालूम है कि डिवीजन में अगर से 0 आया तो इट इज वेरी डेंजरस. उसका आंसर क्या रहता? नॉट डिफाइंड. और न्यूमरेटर में आया तो आंसर क्या रहता? 0, है ना. जैसे अपन हमेशा बोलते डेफिनेशन p by q, रैशनल नंबर की p by q belongs to I where q is not equal to 0.
मतलब ये p by q belongs to I इंटीजर में से मगर नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर से डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नंबर इरेशनल नंबर नहीं रहेगा। तो इट इज अ कंडीशन। इसकी वजह से पहले रिमार्क क्या समझ में आया कि अगर से कभी क्रैमर्स रूल से वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते समय d 0 आ गया तो उस टाइम पे अपन बोलेंगे डायरेक्ट द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि हम द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x y z कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये पहला रिमार्क। दूसरा रिमार्क ऐसा है कि जब भी अपने को सॉल्यूशंस निकालने का है x y z के सॉल्यूशन मतलब वैल्यूज अगर से निकालने का है तो सबसे पहला काम जो भी इक्वेशंस रहेंगे वो इक्वेशन के एक साइड में क्या करो कांस्टेंट करो। एक साइड में कांस्टेंट तो RHS में कांस्टेंट करो। कांस्टेंट का मतलब मालूम है जिस नंबर के मल्टीप्लिकेशन में x y z नहीं है वो नंबर क्या है कांस्टेंट है। ओके सो व्हाट इज द कांसेप्ट हियर कि अगर से समझो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं। समझो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आ गई ऐसा 2x plus 4y minus 3z plus 4 equal to or minus 4 equal to 0 4x plus 2y minus 3z plus 5 equal to 0 and then x plus y plus z minus 7 equal to 0 ऐसे आ गया। तो रिमार्क 2 क्या बोलता ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं मगर बेटर वे क्या रहेगा इसको सॉल्व अगर से करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेंगे देखो यहाँ पर then how to solve that one very simple one। सबसे पहला काम अपन करेंगे यहाँ पे 2x plus 4y minus 3z is equal to 4। देखो ये एक ऐसा नंबर है जिसके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो पहला काम वो कांस्टेंट को वो साइड लेके जाओ 4। ये इक्वेशन हो गई minus 3z is equal to माइनस का 5 और यहाँ पर x plus y plus z is equal to 7। ये इसका दूसरा रिमार्क। पहला रिमार्क क्या था कि अगर से डिटरमिनेंट d जो निकालते हैं अपन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स का वो अगर से 0 आया तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरी बात अगर से इक्वेशन इस प्रकार से है तो पहला काम क्या करो इसमें जो कांस्टेंट है वो RHS के साइड लेकर जाओ। RHS के साइड लेके जाने से डायरेक्ट तुम इसमें से आराम से d निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। then you have to find out dx, then you have to find out dy, then you have to find out dz and then x, y and z। So it is the first application of determinant by using Cramer's rule। We can find the values of the variable x, y, z or we can find the values of three variables x, y and z। So on behalf of that one we have to solve some examples then we proceed to the next bit। So one question on the basis of that one is a उसके बेस पे क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ऐसा आएगा सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब सबसे इंपॉर्टेंट लीनियर इक्वेशन किस लिए लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल्स के पावर में अगर से 1 है ये 1 है इसके पावर में 1 है if variable containing the power 1 then this equation is said to be the linear equation है ना। इसे अपने लाइन में देखें 10th में ax plus by plus c equal to 0 इसका पावर 1 इसका पावर 1 कांस्टेंट का तो पावर 0 ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया दिस वन कांस्टेंट पावर 0 यहाँ पे दिस इक्वेशन इज सेट टू मतलब हम क्या करेंगे कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल्स का पावर देखेंगे कांस्टेंट का पावर में तो अगर से वेरिएबल का पावर 1 है दैट इज सेड टू बी द लीनियर इक्वेशन। इसलिए इसने बोला सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन वर्ड आया। तो ये इक्वेशंस कैसे हैं लीनियर इक्वेशन है कोई भी ऐसा आएगा कि 2x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4 3z क्यूब नहीं सबके पावर में कितना है 1 है इसलिए ये क्या है लीनियर इक्वेशन। इट इज अगेन लीनियर इक्वेशन इट इज अगेन लीनियर इक्वेशन इज देयर। ओके तो क्वेश्चन क्या है देखो सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो वेरी सिंपल। तो देखो अभी पहली लीनियर इक्वेशन क्या है तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका अपन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व हियर वेरी सिंपल वन
इसको डिटरमिनेंट आता, उसके लिए बहुत सिंपल पहला बिट है इसमें, यहाँ पर फर्स्ट बिट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई, ये नजर आ रहा है क्या? यस, थोड़ा अच्छे से देखिए, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6, then x minus y is equal to 2 minus z is equal to 2. ये इक्वेशन को सॉल्व करने का है. So this equation containing three variables x, y, z, and you have to solve the equation by using Cramer's rule. Cramer's rule से अपन सॉल्व कर सकते हैं. तो पहला काम सबसे पहला काम we have to find out d. So what is our d here? It containing the coefficient of variables 1, 1, 1. Then 1 minus 1, 1. Then 1, 2 minus 1 is there. ठीक है? बस now let's solve the determinant सबको solve करने आता हूँ. बोलो इसका what is the value of that determinant? Very simple one. इसकी value बोलो. ये 1 minus 1 into 1 1 minus 2. Second element minus 1 1 into minus 1 minus 1. Third element is a plus 1. बोलो 2 फॉर्मूले का माइनस और ये 1 into minus minus becomes plus 1. Right है? जो नए हैं उनके लिए बताता एक्सपांशन. फर्स्ट एलिमेंट 1 पॉजिटिव, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 फॉर्मूले का माइनस 2 into 1 2. सेकंड एलिमेंट minus 1, then 1 into minus 1, then this minus 1. थर्ड एलिमेंट plus 1, then here 2 plus 1 is there. तो कितना आ गया बोलो? 1 minus 2 is nothing but minus 1. ये आ गया minus 1 minus 2 it becomes plus 2. 2 plus 1 is nothing but 3. 3 2 5 5 में से एक गया, कितना आ गया? That is equal to 4. That is equal to 4 and that is not equal to 0. ये 0 आया क्या? नहीं, 0 नहीं आया. इसका मतलब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं. जैसा मैंने दिमाग में बताया पहला रिमार्क, ये 0 आया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. वही बोलेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. मगर यहाँ पे 4 आया मतलब नॉट इक्वल टू क्या है? 0. मतलब हम आगे फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज. तो ये हो गया d. उसके बाद निकालेंगे हम dx. तो dx कैसा? सेम. dx के लिए अभी बताया, अगर से dx निकालने का है तो ये वेरिएबल्स जो है x के जो वेरिएबल है, वेरिएबल x के जो कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस करेंगे अपन कांस्टेंट से. मतलब यहाँ आ गया 6 2 2. y और z के कोएफिशिएंट एज इट इज रहेंगे. y का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 2. z का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1 और z का कोएफिशिएंट -1. कोएफिशिएंट्स के बस इसको सॉल्व करो. सॉल्व करना क्या बड़ी बात है. तो dx कितना आ गया बोलो? 6 -1 into -1 is a +1. फॉर्मूले का -2. Second element is the -1. What happens now here? -2 going to -2 plus 1. बोलो 2 into 2 4 plus 2 है ना. ये माइनस बिकम प्लस हो गया. कितना क्या बोलो? 1 minus 2 minus 1 तो ये हो गया -6 -4 मतलब ये हो गया +4. ये हो गया +6. तो ये भी कितना है आंसर? 4 + 6 - 6 gets the answer. We got the answer again 4. Now next. Now next one is the dx. निकालने के बाद हम निकालेंगे इसका dy. So 1 minute, wait a minute. Here dy के लिए भी वही मेथड है सेम. Okay. So here now what is the procedure here? अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो हो गया. ये निकाल सकते हैं अपन. अब निकालेंगे हम dy. सिंपल से dy निकालने के लिए आप dy निकालने का है तो रिप्लेस द वेरिएबल y और द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y बाय कांस्टेंट. तो सबसे पहले x के एडिड करेंगे. मतलब पहले आ गया 1 1 1. अब रिप्लेस करो y के वेरिएबल को कांस्टेंट से 6 2 2 and then 1 1 -1 remain as it is. अब यहाँ पे क्या फर्क है? y के वेरिएबल निकालते समय y is replaced by constant.
और बाकी सब एज इट इज। नाउ लेट अस सॉल्व देम। इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा ही है कि देखो 1 2 into -1 -2 -2 -6 -1 -1 then here +1 +1 ये कितना आएगा बोलो, ये +1 हो गया। 2 -2 तो 0 हो गया है ना, 2 -2 ये कितना हो गया 0। कितना आंसर आया बोलो, इट इज नथिंग बट इट इज -2 -2 -4 -1 -1 -2 ये होगा +12 है ना। ये -2 ये +12 और ये तो 0 हो गया। 12 में से 4 गया, आंसर कितना है 8। ये 4 आया dx और dy कितना आया 8। सो नाउ नेक्स्ट वन निकालेंगे हम। नेक्स्ट वन हम निकालेंगे dz। हो गया, तो d आया 4, यहाँ पे लिखेंगे अपन, इसकी जरूरत है अपने पास। यहाँ साइड में लिखेंगे, थोड़ा बोर्ड छोटा होने के कारण। d4 आया, dx भी 4 आया और dy कितना आया 8। अब हम निकालेंगे dz। इसके प्लेस पे निकालेंगे अपन dz। In place of z we find dz here। तो dz कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, dz is equal to, तो dz के लिए रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल z by कांस्टेंट। z के कांस्टेंट रिप्लेस करो, इसका मतलब ये 1 1 1, ये 1 -1 2 और ये z के वेरिएबल्स रिप्लेस बाय कांस्टेंट 6 2 2। क्या कहता हूं, इसको सॉल्व करो। डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे कितना आएगा बोलो, 1 -2 -4, सेकंड एलिमेंट -1 2 -2, थर्ड एलिमेंट +6, then 2 + 1 is there। ठीक है, तो ये कितना आ गया -6, ये तो 0 हो गया। 2 + 1 3 3 6 3 था 18, 18 में से 6 गया 12। तो यहाँ पे dz की भी वैल्यू मिल गई, यहाँ पर dy और ये dz इज इक्वल टू कितना 12। तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई। तो अब अपने को निकालेगा है x y z। Let us try to find out the values of three variables x, y and z। Very simple, what is the formula? Tell me the formula। अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं है ना, ये सब अच्छे से देख लिया हमने। अब बोलो क्या है फार्मूला, x is equal to dx by d। तो x is equal to dx by d मतलब dx कितना है आपके पास 4 और d कितना है 4, मतलब x कितना आया 1। y is equal to dy by d, dy कितना है 8 और ये कितना है 4, मतलब कितना आ गया। Then afterwards z is equal to dz by d, ये कितना है 12, 12 by 4 that is equal to 3। मतलब values of the variables are nothing but it is 1 2 and 3 simply kept in that one। अपना आंसर बराबर है क्या नहीं, ये आंसर जो वैल्यूज अपन निकाले वेरिएबल्स के x equal to 1 y equal to 2 और z equal to 3, ये वैल्यूज अगर से बराबर है कि नहीं चेक करने के लिए इसके इक्वेशन में रखो। x के जगह पे 1, y के जगह पे 2 और z के जगह पे 3, तो कितना आ गया देखो 3 और 2 5 और 1 6। इसका मतलब ये सही है पहला। x के जगह पे 1 1 -2 -1 -1 + 3, 3 में से 1 गया 2, सही है। 1 + 2 4 5, 5 में से 3 गया 2, राइट। तो ये दूसरी मेथड फॉर चेकिंग योर आंसर। पुट द वैल्यूज ऑफ x y z in your simultaneous equation। If it satisfies the equation, there is a correct answer for that one। अपना आंसर बराबर आया कि नहीं वो चेक करने के लिए इसमें रखो। ये इक्वेशंस अगर से सेटिस्फाइड है तो आंसर अपना आ गया। तो इसी प्रकार से इसमें ऐसे रिमेनिंग क्वेश्चंस है। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वो पहले देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिमेनिंग क्वेश्चंस कैसा, इस सब पे समझ में आ गया। इसके रिकॉर्डिंग सबको मिलने वाली है, इसके देख के लिखने की जरूरत नहीं है। साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग के टाइम पे पॉज करके आप देख सकते हैं। इस वजह से अपन इसको नेक्स्ट देखेंगे। Next one। So next one is the yes. What is the question here? Question is nothing but -2x -1 by y -3 by z is equal to 3। First, second one is nothing but 2 by x -3 by y then +1 by z is equal to 13
minus 13 is there. Last equation 2 by x minus 3 by z is equal to minus 11. तो ये इक्वेशंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हियर. Yes, one question arises here. Okay, let us see now. अभी यानी क्या आवाज तो चालू है. Yes. Anybody have problem? आवाज नहीं आई क्या? Anybody have problems there? किसी को प्रॉब्लम है क्या? आवाज तो आवाज का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, और का प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, ओके. So it is minus 13, it is minus 11 is there. अब क्या करेंगे यहाँ पे? ये सेम क्वेश्चन है मगर थोड़ा घुमा के पूछा तो कोई बात नहीं. सबसे पहला काम ये इक्वेशंस को अपन कन्वर्ट करेंगे आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन में. तो इसके देखो इक्वेशन कैसे दे, इसमें x y z की वैल्यू निकालने का है. मगर इक्वेशन कैसे दिया, -2 by x -1 by y -3 by z is equal to 3. पहले मेथड बोलता हूं कैसा. सी नाउ बोर्ड साफ नहीं दिख रहा. 1 minute, I will check. ओके, अभी दिख रहा क्या? ठीक है, देखो अभी. सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. इसकी वजह से पहले क्या करेंगे, देखो हर इक्वेशन में एक सर्किल सेम है. -2 by x को छोड़ दो. -2 by x मतलब वो ऐसा है क्या, -2 into 1 by x, ये -1 into 1 by y -3 into 1 by z. ये भी वही फॉर्म है, 2 into 1 by x -3 into 1 by y plus 1 by z. और ये भी क्या है, 2 into 1 by z और ये is equal to क्योंकि. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सब में जो है सब सेम है, ये वेरिएबल सेम है. 1 by x 1 by y 1 by z. सेकंड में भी 1 by x 1 by y 1 by z. 1 by x 1 by z 1 by y एब्सेंट है, इसका मतलब वो कितना है, 0 है. इसको छोड़ दो. तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट 1 by x is equal to b, 1 by x is equal to q, 1 by z is equal to r. ऐसे कैसे ले लिया हमने. फिर आपने ये सेम a b और c ऐसा कैसे ले लिया. तो देखो यहाँ पे क्या मिलता है, ये नथिंग बट इट इज नथिंग बट -2a. ये क्या हो गया, -2 into 1 by x मतलब -2a. ये कितना मिला, -1 by y मतलब b और -3c इक्वल टू कितना, 3. पहली इक्वेशन. देन आफ्टरवर्ड ये कितना मिला, 2 by x मतलब 2a -3b plus c is equal to -13. उसके बाद ये जो इक्वेशन है ये मिल गया तुम्हारा 2a है ना. 2 into 1 by x मतलब 2a. 1 by y एब्सेंट है तो यहाँ हम क्या लेंगे, 0b. और यहाँ पे कितना, -3 by z मतलब -3c is equal to -11. तो पहला काम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. अब ये इक्वेशन में 3 वेरिएबल है a b c. a b c. तो पहला काम क्या, हम क्या सबसे पहले क्या निकालेंगे, d. फिर क्या निकालेंगे हम, da. फिर क्या निकालेंगे हम, db. फिर क्या निकालेंगे हम, dc. ठीक है. da db dc निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे a की वैल्यू, वेरिएबल a की वैल्यू क्या है, फार्मूला da by d. वेरिएबल b की वैल्यू db by d. वेरिएबल c की वैल्यू dc by d. अब क्या होता है, देखो abc की वैल्यू समझो ये आ गई 4, ये आ गई 3 और ये आ गई समझो -1 फॉर एग्जांपल. ऐसा अगर से आया तो अपन ने वैल्यू निकाली abc की, मगर अपने को वेरिएबल किस वैल्यूज किसके होना, x y और z के होना. तो जो भी वैल्यू a की आएंगी वो इसमें रख दो. 1 by x is equal to a कितना आया, 4. 1 by x is equal to 4.
तो इसमें से x की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी